जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स जो है वो समझ रहे थे। इससे पहले वाले जो लास्ट वीडियो था उसमें भी हम न्यूमेरिकल करवाए थे। वो भी किस पर? वैद्युत धारिता के संयोजन पर। ठीक है, संधारित्र के संयोजन पर आधारित न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करवाए जा रहे थे। आज का जो मैं इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आज के वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे वो एग्जाम में जो है एग्जाम के आने की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, पूछे जाने वाले हैं और डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं। तो आप सभी जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है, जब आप लास्ट तक देखेंगे वीडियो को तो हर एक न्यूमेरिकल या क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो हम ये भी बता देते हैं कि जिस बच्चे को संधारित्रों के संयोजन वाला जो फार्मूला होता है वो कहाँ से आता है, उसका डेरिवेशन क्या है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के मैं करवा के रखा हूँ। वहाँ पे जा करके आप सर्च मारिएगा, तुरंत का तुरंत वो वीडियो आ जाते हैं कि संधारित्रों का संयोजन, कणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन जैसे आप बोलोगे वो सारी प्लेलिस्ट में जो है हमारे पूरे प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है। उसमें जा करके आप जाइए और उसको देखिए। अगर आप उस वीडियो को देख करके तब आप न्यूमेरिकल देखते हैं तो और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखिएगा, आज का जो क्वेश्चन है अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, 3 बार पूछा गया है। 2000 में पूछा गया, 2004 में पूछा गया है और 2006 में पूछा गया। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन हैं, उनको हम करवाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था, वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन हम यहाँ पे बता रहे हैं। देखिएगा, कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम बना हुआ है। देखिए, डायग्राम ऐसे बना हुआ है और पूछा जा रहा है क्वेश्चन। यहाँ रीड करते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा कि क्वेश्चन सर कैसे नोट करेंगे, तो क्वेश्चन हम स्क्रीन पर दे देंगे। आप उसको वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, कॉपी पे क्वेश्चन लगा लीजिएगा और वैसा ही एग्जाम में छाप दीजिएगा। आंसर आप नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बिंदुओं ए एवं बी के बीच की कुल धारिता का मान इसका सरल समतुल्य परिपथ बनाकर ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं सिंपल सर्किट बना करके ए व बी के बीच में तुल्य धारिता जो है वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पहले तो इसका सिंपल सर्किट कैसे बनाया जाता है मैं इसका एक पैटर्न बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा। इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, इस टाइप के जितने भी डायग्राम्स होंगे, सबको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के बाद जैसे मैं प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करते हुए, ठीक है, उसका अनुसरण करते हुए
जैसे मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, सेम ऐसे सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के होंगे वो सारे लग जाएंगे। ठीक है, तो आप समझिएगा यहाँ पे सबसे पहले ये बिंदु ए है, तो ये वाला भी बिंदु क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, अगर ये बिंदु ए है, ये पॉइंट अगर ए है, तो यहाँ रास्ता कट नहीं रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, ए होगा, तो हम इसको ए बोल सकते हैं। दूसरी चीज ये इधर देख लीजिए, अगर ये पॉइंट बी है, क्या है, ये वाला पॉइंट अगर बी है, तो इसका मतलब ये वाला वही पॉइंट क्या होगा, बी होगा। अब देखिए ए और बी जो है, दो पॉइंट ऑलरेडी इस डायग्राम में आ चुके हैं, अभी ऑलरेडी डायग्राम में आ चुके हैं, लेकिन इस डायग्राम में यहाँ पर एक संधि है और दूसरी संधि यहाँ पर भी है। संधि मतलब ज्वाइंट, अगर एक ज्वाइंट यहाँ पर भी है, दूसरा ज्वाइंट यहाँ पर भी है, इसके भी नामकरण करने के लिए कुछ अलग लेटर मान लेते हैं। ए और बी ले चुके हो तो इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम देखिए ये वाले बिंदु को पकड़ लेते हैं, बिंदु ए ये हो गया। देखिए ए से शुरू करो चलना और ए से जाओ जाओ जा करके डी पे मिलोगे। कहाँ मिलोगे, डी पे। ए से चलना शुरू किए और ये जाके मिला डी पे। काहे पे मिला, डी पे। ए जाके मिला डी पे, तो हम ए से चलना शुरू किए और जाके मिल गए डी पे। सीधी लाइन इसलिए खींच दिया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गए तो यहाँ ना कोई संधारित्र लगा है और ना ही कोई प्रतिरोध लगा है। बात समझ में आ रही कि नहीं। इस वाले वायर में ना कोई संधारित्र लगा हुआ है और ना ही कोई प्रतिरोध लगा हुआ है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज ध्यान से समझ, ए से डी पर भी जाया जा सकता है, ए से सी भी पहुंचा जा सकता है। समझ रहे हो ना। कहने का मतलब है एक ही रास्ते से दो जगह जाया जा सकता है। एक तो आप ए से डी पर जा सकते हैं और ए से सी पर भी जा सकते हैं। तो ए से डी तो पहुंच गए हैं और ए से सी पे पहुंचते हैं। जब हम ए से सी पे पहुंचते हैं तो एक भाई साहब का घर है, ये वाला, इस घर को संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र। ये वाला संधारित्र जो है बीच में मिल गया है, इसको बना देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ए से सी जब पहुंचे तो 3 माइक्रोफैरेड का संधारित्र मिला और ये पॉइंट कौन सा है, सी वाला। कौन सा पॉइंट है, सी। अब ध्यान से देखिए, इस सी से दो जगह जाया जाता है। सी से आप बी पे पहुंच जाओगे और सी से आप डी पे भी पहुंच जाओगे। सी एक ऐसा रास्ता है जिससे दो जगह जाया जाता है। आप सी से बी भी जा सकते हो। ठीक है, ये लॉन्ग वाला रास्ता है बी पर पहुंचने का और ये सी से डी जाने का रास्ता है। तो पहले हम क्या करते हैं, सी से डी जाते हैं। सी ये रहा और डी ऊपर बना हुआ है। यहाँ देखिए सी ये रहा और डी यहाँ है। ठीक है, तो जब हम सी से डी पे जा रहे हैं तो बीच में कौन है, बीच में दो, एक संधारित्र है 4 माइक्रोफैरेड का, इसको आप बना दीजिए। 4 माइक्रोफैरेड का क्या है, संधारित्र। इसके बाद जब सी से डी पहुंच गए तो सी से कह रहे हैं बी भी जाओ। कहाँ जाओ, सी से बी। अब जब सी से बी जाओगे तो क्या कोई यहाँ पे है, जब आप सी से बी जा रहे हो तो ना कोई संधारित्र है और ना ही कोई प्रतिरोध है, तो इसको खाली छोड़ देंगे। इसको क्या छोड़ देंगे, खाली। इसको आप खाली छोड़ दीजिए, मतलब एक सीधी रेखा बना दीजिए, बस। आप ध्यान दीजिए, जब आप सी से डी गए थे तो डी से बी भी जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, डी से बी। तो डी से जब बी जाओगे तो 5 माइक्रोफैरेड का संधारित्र मिलेगा। ये रहा बी पॉइंट और आप डी से कहाँ जा रहे हो, बी पे। जब आप डी से बी पे जाओगे, ठीक है, तो 5 माइक्रोफैरेड का संधारित्र मिल गया। तो ये जो जटिल परिपथ था, ये सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा। अब हम एक काम करते हैं, अगर इस सर्किट को जो तुमको दिख रहा है, ये बचपन में एक खिलौना हुआ करता था इस टाइप का, बच्चे कंकाल होता था, कंकाल को थोड़ा ऐसे खींचते थे, वो ऐसे कुछ अजीब टाइप से बन जाता था ऐसे। ठीक है, अगर कोई चीज ऐसे है, आप इसको दबाओगे तो ये ऐसे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जैसे ये चीज ऐसे है और दबाओगे ऊपर से तो ये ऐसे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मान लिया दो चीजें ऐसे हैं, देखिएगा वो ध्यान से। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर ऐसे है,
ठीक है, और बीच में कुछ लगा भी है, तो जब यहाँ से प्रेशर डालोगे तो वो जो बीच वाली चीज होगी फैल करके, पहले तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, और फिर जो बीच वाली चीज होगी ये, इसका ये वाला सिरा इधर आ जाएगा, ये वाला सिरा इधर। जैसे कि जैसे कि ये समझ लीजिए, जैसे कि क्या है, ये तीसरा मार्कर है, आप इसको देखिए, इसको अगर बीच में लगा दीजिए ऐसे, ठीक है, इसको कहाँ लगा दीजिए, बीच में ऐसे, ये ऐसे ही लगा हुआ है, देखिएगा ये ऐसे बना हुआ कि नहीं बना हुआ है। जब ये ऐसे बना हुआ, इस पे आप डी वाले पे प्रेशर डालिएगा, जब डी वाले पे आप दबाओगे ऐसे ऊपर से पकड़ के और नीचे से, तो ये मार्कर जो है बीच वाला, पहली बात तो ये फैलेंगे, और ये बीच वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो होंगे ऐसे हो जाएंगे। तो इसका मतलब है इसको हम और ज्यादा सही कर सकते हैं, वो क्या है, हम्म, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिएगा, जब इस पे आप प्रेशर डालोगे तो डी और सी वाला यहाँ चला जाएगा, डी वाला वहां चला जाएगा, तो आप या फिर डी वाला इधर ले आइए, सी वाला उधर चला जाएगा, तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे। ये हो गया है हमारा डी वाला हिस्सा। कौन सा हो गया, डी वाला, देखिए ध्यान से, ये डी वाला, ये जो तार था ये खिसक करके यहाँ आ गया, सी वाला वहां पहुंच गया, तो बीच वाला ऐसे हो गया, जैसे इस समय ऐसे था वो ऐसे हो गया, और ए से बी वाला, ए से बी वाला ये ऊपर वाला ये रहा, 5 माइक्रोफेरेड वाला ये है, 4 माइक्रोफेरेड वाला ये है, और 3 माइक्रोफेरेड वाला ये है। बात समझ में आई कि नहीं। अब ये पॉइंट क्या है, ए और बी, ए और बी। अब देखिए, अब ये जो सर्किट था ये सिंपल होके ऐसा बन गया है। अब ये तीनों आपको काहे में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में। बात समझ में आई है या नहीं। अब देखो समांतर क्रम में ये हुए कैसे, ये पहला संधारित्र है, दूसरा संधारित्र है, तीसरो संधारित्र है, पहलो, दूसरो, तीसरो, पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र। तो जब पहला संधारित्र और दूसरा संधारित्र तीसरे संधारित्र को गौर से देखोगे, बढ़िया जूम करके देखो, तो एक ही पहली प्लेट, एक ही पहली प्लेट और एक ही पहली प्लेट बिंदु ए से जुड़ी है, और एक ही दूसरी प्लेट, एक ही दूसरी प्लेट और एक ही दूसरी तीसरी प्लेट, सॉरी दूसरी प्लेट कहाँ से जुड़ी है, बी से। मतलब दिए गए संधारित्रों की पहली प्लेट किसी एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी होती है, तो ये तीनों संधारित्र काहे में कहे जाएंगे, समांतर क्रम में। तो आप इसको हल करने के लिए एक नाम दे देते हैं, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये C3। तो आप इसको लिख देते हैं यहाँ पे, हल, हल में लिख देंगे कि C1 कामा C2 तथा C3, C1 कामा C2 तथा C3 समांतर क्रम में, काय में है, समांतर क्रम में है। अब बाबू समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो 1/, में होता है, क्या में होता है, 1/। अगर हम ये कहें कि इस पूरे परिपथ की जो तुल्य धारिता है, ये तीनों संधारित्र मिल करके जितनी धारिता उत्पन्न कर रहे हैं, अगर हम कहें कि ये तीनों जितना धारिता उत्पन्न कर रहे हैं उतनी कोई अकेले उत्पन्न कर लेगा, वो होगा तुल्य। तो मान लेते हैं इन तीनों का तुल्य है जो संधारित्र, उसकी धारिता है C। तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। एक मिनट, समांतर क्रम में वो सीधे डायरेक्ट जुड़ते हैं। प्रतिरोध के लिए जो होता है, प्रतिरोध में समांतर क्रम में ऐसा होता है, लेकिन संधारित्र में जो होता है, संधारित्र में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, यही गलती थी। C बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये फार्मूला होता है समांतर क्रम संधारित्र वाला। संधारित्र अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो, अब देखिए C1 का मान है 5, C2 का मान है 4 और C3 का मान है 3। अब देखिए 5 और 4 9 और 9 3 12, तो यहाँ आ गया 12 माइक्रोफैरेड। तो तुल्य धारिता क्या आ गई है, 12 माइक्रोफैरेड। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि ये हल कैसे होता है।
अगर आप इसको एक बार और वीडियो को रोक करके दोबारा रिपीट करके देख लिया तो मैं 100.5% कहता हूँ कि ये आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इस टाइप का अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आएगा तो वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए, फिर इसको हम रफ कर देंगे। अगला इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, और सेम ऐसा ही है, 2015 में पूछा गया है। डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे समझिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी करवाए। उसमें भी यही बताए थे। अगर ये वाला पॉइंट, सबसे पहले तो हम इस वाले सर्किट को, इस परिपथ को क्या करना है, सिंपल करना है। कैसे करना है वो अभी बताएंगे, बिल्कुल झटके में समझेंगे, बस आप समझिए। यहाँ पे पहला जुगाड़ ये लगाना है कि इस ए को, अगर ये ए यहाँ बैठा है तो सीधे रास्ता जाके यहाँ पे भी क्या होगा, ए होगा कि नहीं होगा। जब रास्ता बिल्कुल सीधा है तो ये भी ए होगा। तो कहने का मतलब ये वाला हम पॉइंट ए मान लिए। अब ए से कहाँ गए, देखो ए और बी तो मान ही चुके हो, इसको डी मान लो, इसको सी मान लो, और इसको क्या मान लो, डी। 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो ए से सबसे पहले कहाँ गए, डी पे। ए से डी पे पहुंचे, कहाँ पहुंचे, डी पे। तो इसको हम थोड़ा यहाँ बना देते हैं। ए से डी पे गए, और जब ए से डी जा रहे थे तो बीच में क्या मिला, 3 माइक्रोफैरेड का संधारित्र मिला। 3 माइक्रोफैरेड, देखो ए से डी गए, ए से डी गए, ये भी पॉइंट ए है। ठीक है, तो ए से गए, ए से गए, ए से गए, ऐसे तो जाओगे, ऐसे से गए और फिर यहाँ पे आए। जब इधर से जाओगे तो बिचवा में कौन मिलेगा, 3 माइक्रोफैरेड का संधारित्र, और ये पॉइंट डी पे जुड़ा हुआ है। तो ए से गए डी पर, तो ये हो गया 3 माइक्रोफैरेड का संधारित्र। और ए से सी जाने का भी एक रास्ता है। तो ए से सी जाने का जो रास्ता है, आप वहां भी जा सकते हैं। तो ए से सी जब जाओगे तो फिर से मिलेगा कोई ना कोई। तो अब की बार ये भी भाई साहब मिल गए हैं, तो 3 माइक्रोफैरेड इनको लिख लेते हैं, और हम सी पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, सी पे पहुंच गए। ठीक है, कहानी का ट्विस्ट लीजिए, साइंस को आनंद के साथ पढ़िएगा बस। ये आ गया सी पॉइंट, ए से डी गए, ए से सी गए। अब इसके बाद हम सी से डी भी तो जा सकते हैं, क्योंकि हमको ए से डी जाना था, डी पहुंच गए। ए से सी जाना था, सी पहुंच गए। अब सी से देखो, सी से बी पे भी जा रहे हैं, सी से बी पे जा रहे हैं, और सी से डी पे भी जा रहे हैं। तो अब सी से पहले डी जाते हैं। जब आप सी से डी जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सी से डी जाएंगे। जब आप सी से डी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, तो बिचवा में कौन है, बिचवा में है 8 माइक्रोफैरेड का संधारित्र। तो उसको आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, 8 माइक्रोफैरेड का संधारित्र।
बात समझ में नहीं आई है? भेजवा में घुसी कि ना? इमो, एक का स्क्रू अगर ढीला है तो टाइट कर। अब बाबू टाइट ढीला मतलब समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? कुछ लोग घूमते नहीं रहते हैं पैसा वाला, इसको बाबू थोड़ा दिमाग से इसको देखिए, कितना सिंपल चीज है बवाल है। फालतू में ऐसा सब बना के डिजाइनदार बना के रखा है। अरे सिंपल ही बना देता तो कितना अच्छा रहता ना। चलो समझते हैं। अब क्या है, ए से डी गए, ए से सी गए, सी से डी गए, तो 8 माइक्रो फैरेड का कौन मिला? संधारित्र। अब जो है सी से आप बी जाइए तो ये रहा सी, और जब सी से बी जाओगे तो 6 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है। कितने माइक्रोफैरेड का? 6 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है। आप बी पर पहुंच गए बिना पैसा लगाए। ठीक है, मतलब यहाँ तो बढ़िया फायदा है, बिना पैसा लगाए टहल रहे हैं। ठीक है, पहले सी से बी गए, अब देखो बी से भी डी जाएंगे, तो बी से जब डी जाएंगे, तो जब बी से डी जाएंगे तो 6 माइक्रोफैरेड का संधारित्र मिलेगा। कौन मिला? 6 माइक्रोफैरेड का संधारित्र। 6 माइक्रोफैरेड का संधारित्र ये हो गया। अब बाबू ध्यान से देखिएगा, अब ये मत समझना कि आप बीच वाले को दबा देंगे तो काम हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा। अब आपको लगाना है, क्या है, एक व्हाइट स्टोन से तो परिपथ होता है। अब व्हाइट स्टोन से परिपथ हम यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं, देखिएगा। उन्होंने प्रतिरोध के लिए दिया था, व्हाइट स्टोन सेतु ने ही दिया था, उनका नाम था व्हाइट स्टोन सेतु। ठीक है, कुछ इस टाइप से था, PQRS ऐसे था। और यहाँ पे लगा था गैलोनोमीटर, कौन लगा था? यहाँ पे लगा था गैलोनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे गैलोनोमीटर लगा था। उन्होंने बताया था P/S बराबर Q/R, या फिर P/Q बराबर S/R। कहने का अर्थ ये है, अगर P और बटे में S करो, P/S करो, Q/R करो, दोनों बराबर आ जाएं। यदि P/S और Q/R करने पर ये दोनों बराबर बराबर आ जाएं, तो कहने का मतलब है ये वाला जो तार लगा हुआ है ये बेकार है। ये तार ना के बराबर है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा नहीं जाएगी। ठीक है, अगर कब कब नहीं जाएगी? कब 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 नहीं जाएगी बताओ? कब नहीं जाएगी भाई? तब नहीं जाएगी जब P/S और P/S का मान और Q/R का मान बराबर आएगा तब। समझ पाए कि नहीं? तब नहीं जाएगी, नहीं तो बवाल हो जाएगा फिर। तो देखिए, जब ये दोनों बराबर होंगे तभी इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो ऊपर ऊपर समझ लीजिए। देखिए, P/Q, P पहले P लिखिए ऊपर, फिर Q लिखिए, P/Q। अब दूसरी गलती ये मत करना, ऐसी से लिखे हो, इसको ऊपर लिखे तो नीचे, इनको ऊपर लिखे हो और इको नीचे लिखे हो, और बाद में क्या करो, इको ऊपर लिखो इको नीचे करो, तो ये गलत हो जाएगा। आपको अगर ये ऊपर लिखे हो ये नीचे किए हो, P/Q किए हो, तो इधर से फिर करना है, S/R लिखना, S/R। क्या लिखोगे? S/R। और अगर ये बराबर आ गए तो हमारा इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब ये तार नहीं लगा है, ये फालतू वाला है, इसको हम मिटा भी सकते हैं ऐसे, मान लेंगे केवल केवल ऐसे बना है बस। ठीक है, ऐसे है बस। तो अब देखिएगा, जब ये बीच में कोई तारे नहीं लगा होगा, तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये श्रेणी क्रम में, यहाँ से यहाँ तक ये भी श्रेणी क्रम में हो जाएगा कि नहीं? सेम ऐसे वहां देखना है। चलिए देखिएगा। हम्म, यहाँ पे देखिएगा, 3/3 एक आएगा, 6/6 एक आएगा, बराबर है कि नहीं? 3/3 एक आएगा, 6/6 एक आएगा, मतलब व्हाइट स्टोन सेतु का पालन कर रहा है। तो फिर बीच वाला जो 8 ओम का 8 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगा है ये बेकार लगा है। ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, फिर दोनों समांतर क्रम में आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हम लगाते हैं क्वेश्चन लगा लेते हैं यहाँ पे। इसका नाम भी लिख लेते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। ठीक है,
व्हाइट स्टोन सेतु से, व्हाइट स्टोन सेतु, सेतु नहीं सेतु, व्हाइट स्टोन सेतु से, व्हाइट स्टोन सेतु से 3/3 बराबर 6/6 बराबर 1 है ना। अतः अब हम लिखेंगे, अतः C1 C2 श्रेणी क्रम में है और C4 C3 भी श्रेणी क्रम में है। अतः C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। काय में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। जब C1 और C2 श्रेणी क्रम में है तो इन दोनों को हल करके क्या आएगा, इनकी तुल्य धारिता को हम मान लेते हैं C डैश है। क्या है? C डैश। तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 का मान 3 माइक्रोफैरेड है तो आप 3 रख दीजिए। C2 का मान 6 है तो वहाँ पे आप 6 रख दीजिए। 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। कितना होता है? 6। ठीक है, इससे पहले निकालना भी सिखाए थे। देखो 3 और 6 का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। अब क्या करना है, इस वाले 3 से 6 को भाग करो तो 3 दूनी 6 आएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा। बीच में प्लस वाला लगा था, प्लस लगा दीजिए। फिर 6 को 6 से भाग करोगे 1 आएगा। तो आंसर आ गया 3/6। कितना आ गया? 3/6। ये आया है 1/C डैश का मान। तो हमको क्या चाहिए? C डैश। तो C डैश, तो इसको उलटना पड़ेगा। 1/C डैश यहाँ लिखा था और हमको चाहिए C डैश, तो दोनों पलट दीजिए। तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे चला जाएगा, आ जाएगा 2 और यहाँ पे आएगा 2 माइक्रोफैरेड। तो इसका मान कितना आ गया? C डैश का 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब देखो C4 और C3 भी काहे पे है? श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि C4 व C3 श्रेणी क्रम में है। काहे में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब C3 और C4 श्रेणी क्रम में है तो कहने का मतलब है कि हम लिख सकते हैं C डबल डैश, इसकी हम तुल्य धारिता मान लेते हैं। इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी है? C डबल डैश। तो C डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C3 प्लस 1/C4। C3 का मान कितना है? 6 है और C4 का मान कितना है? 3। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। फिर 6 को 6 से भाग करोगे 1 आएगा, 3 को 6 से भाग करोगे 2 आएगा, बीच में प्लस। तो आंसर आया 3/6। आंसर कितना आ गया? 3/6। आप ध्यान से देखिए, इन दोनों का जो हमारा तुल्य धारिता थी, इन दोनों की जो तुल्य धारिता थी, इन दोनों की जो तुल्य धारिता थी वो क्या थी? इन दोनों की तुल्य धारिता जो थी वो थी हमारी C डबल डैश। क्या थी? C डबल डैश थी। लेकिन अब हम इसको पलट देंगे, जैसे ही हुमच के ऊपर करेंगे इसको तो ये थोड़ा 6 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या? C डबल डैश जो होगा वो 6 ऊपर पहुंच गया, 3 नीचे, और इसको इससे काट दोगे तो 2 बार में कटेगा और आंसर आएगा 2 माइक्रोफैरेड। तो C डबल डैश का भी मान कितना आ गया है? C डबल डैश का भी मान आ गया 2 माइक्रोफैरेड। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? 2 माइक्रोफैरेड आ गया। अब देखिएगा, अब इसका एक नया डायग्राम भी बना लेते हैं। ये स्टेप नंबर फर्स्ट था और ये स्टेप नंबर सेकंड था और ये स्टेप नंबर थर्ड रेडी होने जा रहा है। ठीक है, अब देखो बीच वाली लाइन तो खत्म, तो ये हो गया ये वाला, ऐसे, फिर ऐसे, बीच वाली लाइन तो हो गई खत्म। ठीक है, और ये हो गया, फिर ये वाला लिख लीजिए ऐसे, ये रहा ऐसे, ऐसे बनेगा। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा बढ़ा के बना लीजिए इस टाइप से। ठीक है, देखो ये है 3 माइक्रोफैरेड, ये 6 माइक्रोफैरेड, ये 3 वाला है, ये 6 वाला है, और ये 3 वाला है, ये 6 वाला है। अब ये समझ पाए? इसको हल करने पे ये कौन सा था? C1 था, ये क्या था? C2 था, ये C4 था, ये C3 था। अगला स्टेप कैसा होगा? अगला स्टेप नंबर 4 जो होगा
वो क्या होगा, इन दोनों को हल करने पे एक संधारित्र आया है, तो इन दोनों को हल करने पे एक संधारित्र आ गया, और इन नीचे वाले को हल करने पे भी एक संधारित्र आया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जोड़ना। ठीक है, देखो ये बिंदु क्या था, ए था, ये बिंदु क्या था, बी था, तो ये वाला बिंदु ए है और ये वाला बिंदु बी। समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब देखो ये हल करने पे कितना आया है, 2 माइक्रोफैरड। कितना आया है, 2 माइक्रोफैरड। ये भी कितना आया है, 2 माइक्रोफैरड। और ये दोनों अब किसमें है, समांतर क्रम में है, तो स्टेप नंबर 5 हम यहाँ बना देते हैं। स्टेप नंबर 5, इसको हल करने पे एक संधारित्र आएगा, ए ये रहा और बी ये रहा। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, तो समांतर क्रम में संधारित्रों की धारिता ज्यादा हो जाती है, अर्थात दी गई धारिताओं से ज्यादा धारिता का संधारित्र प्राप्त होता है, किसमें, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में दो और दो डायरेक्ट मिलके 4 हो जाएगा और 4 धारिता वाला संधारित्र मिलेगा, अर्थात यहाँ पे आंसर 4 माइक्रोफैरड आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। समांतर क्रम में दी गई धारिताओं से अधिक धारिता वाला संधारित्र प्राप्त होता है। आप अपने ब्रेन में इसको बैठा लीजिए। ठीक है, तो ये आपका सुंदर सा आंसर है। इसको बढ़िया से बॉक्स में बंद कर दीजिए और इसको लिखिए आंसर। ये क्या है, सुंदर सा आंसर यहाँ पे आ चुका है। आप चाहे इस प्रोसेस से करिए, अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए इसको अभी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे चूंकि, चूंकि इसको हम क्या नाम दिए थे बाबू, सी डैश। ये कौन सा चीज था, सी डैश, और ये क्या था, सी डबल डैश। तो अब लिखेंगे सी डैश व सी डबल डैश समांतर क्रम में है। क्या लिखेंगे, चूंकि सी डैश व सी डबल डैश, डबल डैश समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। अब जब ये समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है तो ध्यान से समझिए होगा क्या, समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ती है तो तुल्य धारिता हम मान लेते हैं सी है, सी बराबर सी डैश प्लस में सी डबल डैश, मान रख दीजिए 2 + 2, आंसरवा आ गया हमारा 4 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से भी सी बराबर आ गया 4 माइक्रोफैरड, और यही है आपका सुंदर और प्यारा सा आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे आप इसको ऐसे करिए और चाहे आप इसको ऐसे करिए। इस टाइप से अगर स्टेप वाइज करोगे, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और ये हो गया फोर्थ वाला, ये हो गया आपका फिफ्थ वाला, ये डायग्राम से किया गया है और ये थ्योरी लिख के किया गया है। कुछ बच्चे ज्यादा होशियार होते हैं, इस टाइप से किया जाना अच्छी बात है। ऐसे करने में क्या होता है, ये लिखना कम करना पड़ता है, लिखना कम पड़ता है। अब लेकिन लिखना तो कम पड़ता है, गलती हो जाती है। अगर गलती हुई तो बवाल हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन में हाहाकार मच जाएगा। पूरे क्वेश्चन में हाहाकार मचा तो बवाल, इधर से उधर क्या हो जाएगा, आंसर आएगा नहीं। कोई चीज इधर से उधर हुई ना, तो सही जगह जब सही जगह बैठती नहीं है कोई चीज, तो मैटर गड़बड़ हो जाता है, और वो चीज स्टेप गड़बड़ हो गया। अगर स्टेप गड़बड़ हुआ तो समझ लो कोई ना कोई मिस्टेक होने की वजह से आंसर आएगा नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब इसको लिख लीजिए, यहाँ ये आंसर आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। अब हम इसको रफ कर देंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इसी लेवल के 2-4 क्वेश्चन और हैं, ये आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, अब मैं और भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया है और 2026 में आने की उम्मीद भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना। पहले हम चित्र बना लेते हैं।
चलिए देखिए, क्वेश्चन में लिखा गया है दिए गए चित्र में दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभव की गणना कीजिए। संचित आवेश निकालना है और विभव की गणना करना है। ठीक है, इस वाले संधारित्र पर और इस वाले संधारित्र पर क्या निकालना है? इस वाले भी संधारित्र पर हमको आवेश विभव निकालना है, इस पर भी हमको आवेश और विभव निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा भैया। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दे रखा है? एक बैटरी दे रखी है 20 वोल्ट की। ई क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, ई क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल होता है। ये एक चैप्टर और है विद्युत धारा, वो कंप्लीट होने के बाद जो सरल परिपथ या सिंपल सर्किट होगा उसमें फुल डिटेल जो है वो इसी का किया गया है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। ठीक है, उसमें जब पढ़ाया जाएगा तो डिटेल से बताया जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, आप समझिएगा। सेल का विद्युत वाहक बल आप सामान्यतया ऐसे समझ लीजिए, आप कोई मार्केट से सेल लाइए और जब सेल किसी काम में ना आ रहा हो तो उस वाले सेल पे जितना भी वोल्ट लिखा होता है उसी वोल्ट को क्या बोलते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। अगर आप उससे एक तार इधर कनेक्ट करके एक तार इधर कनेक्ट करके कोई दूसरी चीज जलाना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है अब इस पर जो वोल्टेज है वो उसके बराबर नहीं है। क्या है? अब वो उसके बराबर नहीं है, अब उसमें कुछ कम होगा, क्योंकि अब क्या है, उसका कुछ हिस्सा इस पूरे सेल का वोल्टेज का कुछ हिस्सा इस वाले उपकरण पे भी जाने लगा है। समझ पा रहे कि नहीं? तो जब कभी सेल किसी काम में नहीं आ रहा होता है तब उसके ऊपर जितना विभवांतर होता है, जितना वोल्टेज होता है, उस वोल्टेज को ही क्या कहा जाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझिएगा। अब यहाँ पे हमको आवेश निकालना है। ठीक है, तो क्यू बराबर होता है सी इंटू वी। आवेश निकालने के लिए क्यू बराबर सी इंटू वी होता है। हमको हमको आवेश अगर निकालना है तो इस v को लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस v को लाना पड़ेगा। ये v पूरा आ जाए तो ये बकलोल भी हमारा यहाँ लिखा हुआ है और ये दोनों गुणा करके आपस में क्यों आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो c इंटू वी की मल्टीप्लाई करने पे क्यों आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्यू बराबर सी इंटू वी। जो क्यू बराबर सी इंटू वी है वो आ जाएगा तो हमारा नया फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्यू बराबर सी वी, क्योंकि क्यू इसका भी निकालना है तो सी तो यहाँ दिया है, बस इस पे वोल्टेज पता चल जाए कितना है, दोनों की गुणा कराएंगे आंसर आ जाएगा। इस पे भी सी दिया है, इसका भी वोल्टेज पता चल जाए आंसर आ जाएगा। तो आप समझिए भैया, भैया भैया कैसे समझो देवी एंड देवताओं। चलो देखो भाई, ई दिया हुआ है, टोटल विभवांतर दिया है, अगर टोटल प्रतिरोध पता चल जाए, आप थोड़ी देर के लिए इस सर्किट को यहाँ से यहाँ तक लीजिए, ऐसे, ये ऐसे, मतलब इतना आप ले लीजिए, इतना, ये बंद परिपथ है पूरा। ठीक है, ऊपर वाला भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो ये 4 ओम और 5 ओम और 1 ओम काहे में लिखा है? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से हम आई पहले निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? आई। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत धारा। आई बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? V अपान आर, मतलब कुल विभवांतर। क्या लिखेंगे? कुल विभवांतर और बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध, कुल विभवांतर यहाँ पे क्या है? कैपिटल ई। इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2, ये है स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा स्मॉल आर। मान रख दीजिए। ई का मान कितना दिया है? 20 वोल्ट। R1 का मान कितना है? 4। R2 का मान कितना है? 5। इसका मान कितना है? 1। तो 20 और बटे में कितना आ जाएगा? 10। आंसर कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। ठीक है, मतलब आई का जो मान आया है वो आया है 2 एम्पियर। आई का मान कितना आ गया? 2 एम्पियर। आई का मान कितना आ गया? आई का मान आ गया है 2 एम्पियर। किसी बात समझ में? आई का मान कितना आ गया? 2 एम्पियर आ गया। अब हमको ये समझना है कि जब हमको आई पता चल गया है और यहाँ पे क्या पता चल गया? ई पता चल गया है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा? इतने में केवल वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि ये दोनों किसमें लगे हैं? ये वाला वायर और ये वाला वायर समांतर क्रम में है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो, क्योंकि इसकी ये पूरे, इसकी पहली प्लेट यहाँ जुड़ी, इसकी पहली प्लेट इसकी से जुड़ी है, मतलब ये दोनों किसमें है? समांतर क्रम में। ये भी क्या है? जितना इतने पर विभव होगा उतना ही इस पर विभव होगा ना, क्योंकि ये दोनों किसमें है? समांतर क्रम में। तो जितना इस पर विभव उतना ही इस पर विभव होगा पूरे वायर पर। तो यहाँ पर विभव निकालना आसान है। तो लिखेंगे 4 ओम तथा 5 ओम प्रतिरोध में विभवांतर। 4 ओम तथा, या 4 ओम का 5 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर। विभवांतर
बी बराबर होता क्या है, आई इंटू आर होता है। आई धारा यहाँ से जाएगी, यहाँ 2 एम्पियर जाएगी, फिर यहाँ 2 एम्पियर, फिर दो आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे धारा कितनी जा रही, 2। और आर कितना है, टोटल आर कितना है, 4 और प्लस 5, 4 प्लस 5 9, मतलब 2 × 9 मतलब 18 वोल्ट। कितना आ गया, 18 वोल्ट जो है ये हमारा विभवांतर है। कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, विभवांतर यहाँ पे 18 वोल्ट है। टोटल विभवांतर आ चुका है। अब अगर हमको कुल धारिता पता चल जाए, ये टोटल धारिता पता चल जाए, तो कुल विभवांतर पता है। इन दोनों पर विभवांतर कितना है, 18 वोल्ट। अलग अलग विभवांतर 18 वोल्ट नहीं है। इन यहाँ से लगा के इस तार तक, इस तार से इस कोने से इस कोने तक जो विभवांतर है वो 18 वोल्ट है। लेकिन अगर हमको इस पर आवेश चाहिए तो इसकी धारिता और इस पर विभवांतर कितना है ये पता होना चाहिए ना। तो इस पर धारिता तो पता है, इस पर विभवांतर कैसे पता चलेगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कुल विभवांतर पता है, कुल धारिता पहले निकाल लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो अब लिखेंगे क्योंकि, इसको एक नाम दे दीजिए, ये संधारित्र C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। उसकी धारिता C1, उसकी धारिता C2। तो क्योंकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में, कायम है, श्रेणी क्रम में है। C1 व C2 श्रेणी क्रम में, जब C1 व C2 श्रेणी क्रम में है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/C डैश। इसकी हम तुल्य धारिता क्या मान लेते हैं, या इसकी तुल्य धारिता को केवल C मान लो, क्योंकि और कुछ तो है ही नहीं। और भी अगर संधारित्र होते तो C डैश ही मानना पड़ता। तो ये C हो गया, इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। कितना हो जाएगा, 1/C1 और प्लस में 1/C2। अब हमको यहाँ पे मान रखना है, मान रख के हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। C1 का मान 4 माइक्रोफेरेड है, प्लस C2 का मान कितना है, 6 माइक्रोफेरेड है। C1 4 हो गया, C2 6 हो गया। 4 और 6 का, 4 और 6 का अगर लासा देखोगे तो हम यहाँ निकाल के बताते हैं, वैसे तो 12 आएगा ही आएगा, लेकिन हम तुम्हारे लोगों के संतुष्टि के लिए बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हो। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है। फिर 2 एकम 2, 3 नोट कर लो, फिर 3 एकम 3 आ गया, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 12 यहाँ पे क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है, जिसको आप लासा बोलते हो। क्या बोलते हो, लासा। तो अब देखो, इस वाले 12 को 4 से भाग करो तो 3 आएगा। कितना आएगा, 3, 4 तिया 12। इस वाले 12 को 6 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 2 आएगा। तो 3 प्लस 2 5 हो गया, और नीचे क्या आ गया, 12, नीचे क्या आ गया, 12। तो C 1/C इक्वल टू कितना है, 1/C इक्वल टू 5/12। तो C इक्वल टू 12/5, कितना, 12/5, मतलब उल्टा हो जाएगा। अब आप इसको भाग भी कर दीजिए, 5 दूनी 10 बचा 2, ठीक है, हो गया 5 चक्कू 20। तो C का मान आ गया 2.4 माइक्रोफेरेड। ये है C का मान, ये तुल्य धारिता है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, तुल्य धारिता निकल आई है, तो अब हमको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, विभवांतर। अगर हमको यहाँ पे विभवांतर चाहिए, पहली बात तो कह रहे हैं इन दोनों पर, इस पर आवेश बताइए। तो आवेश पहले हम निकाल लेते हैं, आवेश पहले। क्यों बराबर क्या होता है, CV। क्यों बराबर क्या होता है, C इंटू V। क्यों, कुल आवेश तो कुल धारिता और कुल वोल्टेज। अगर आप Q का मान टोटल ले रहे हैं तो धारिता भी टोटल रखिए, विभवांतर भी टोटल रखिए, ठीक है। तो Q अगर क्या है, टोटल है, तो C भी टोटल। C टोटल कितनी आई थी, 2.4, कितनी आई है, 2.4। और V का मान टोटल कितना है, 18। जब यहाँ 18 है तो इस पर भी 18 होगा, दोनों पर, ठीक है। मतलब इस जगह से इस कोने तक जो इस वाले बिंदु और इस बिंदु के बीच में जो विभवांतर है वो 18 है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 18 की गुणा कर दीजिए, 18 चक्कू 72 का 2, 7 आते, 18 गुना 36, 36 और 7 कितना होता है, 36 और 4 40, 3 43। तो आ गया आंसर 43.2 कूलाम। अब देखिए C का मान किसमें था, माइक्रो कूलाम में, तो इसका भी मान किसमें आएगा, माइक्रो कूलाम में। C का मान माइक्रो फेरेड था, इसलिए इसका मान कितना आएगा, माइक्रो कूलाम। तो 43.2 माइक्रो कूलाम आवेश आ गया। अब देखिए बाबू, आवेश दोनों पर बराबर होगा। क्यों, हम बता रहे हैं आवेश जो होगा वो दोनों पे बराबर होगा, इसलिए बराबर होगा क्योंकि आवेश रास्ते पर निर्भर करता है। यहाँ पे देखिए, इस जगह से इस जगह तक क्या रास्ता बदल रहा है, जब इस जगह से इस जगह तक रास्ता नहीं बदल रहा है तो आवेश जितना इस पर होगा उतना ही इस पर होगा। अर्थात पहले वाले संधारित्र पर भी आवेश 43.2 होगा और दूसरे वाले संधारित्र पर भी आवेश 43.2 होगा। मेरी ये बात हमेशा याद रखें कि आवेश हमेशा रास्ते पर निर्भर करता है। यदि रास्ता बदल रहा होगा
यदि रोड जैसे एक रास्ता जा रही रोड और वो दो में बट गई, तो इसका मतलब अगर उधर से कहीं करंट आ रही होगी तो करंट भी दो रास्ते में बट जाएगी। ठीक है, लेकिन लेकिन जब रास्ता ही नहीं बदलेगा तो आने वाली करंट जहां तक सीधा रास्ता होगा वहां तक उतनी ही जाएगी। उसके बीच में चाहे जितने आप ऊपर लगा दीजिए, सब पे आवेश बराबर होगा। होगा कि नहीं बराबर होगा? इसलिए तो क्यू का मान जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। अब हम विभव निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र, संधारित्र पर विभव, 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र पर विभव, विभव 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र पर जो विभव होगा वो क्या होगा? V बराबर, देखिए Q बराबर CV, तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान C, Q अपान में C, और Q का मान तो 43 दशमलव कितना रहेगा? 43.2, और नीचे C है, C का मान कितना है? 4। अब देखिए ये भी माइक्रो कूलाम में था और ये माइक्रोफैरेड में है, तो माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, ऊपर कौन बचेगा? ऊपर बचेगा कूलाम और नीचे बचेगा फैरेड, जिसका मान होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। तो आप समझिए, यहाँ पे इसको आप काट दीजिए, 4 दाहम 40, बचा कितना? 3 और 4 बटे 32, तो 10.8 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 10.8 वोल्ट। तो पहले वाले संधारित्र पर जो वोल्टेज है वो कितना आ गया? हमारा 10.8 वोल्ट आ गया। अब इधर वाले पे देख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं हम 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड संधारित्र, संधारित्र पर विभव। ठीक है, अब 6 माइक्रोफैरेड संधारित्र पर विभव चाहिए ना, तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान में C, Q का मान कितना है? 43.2 बटे में C कितना है? 6, ये आ गया। तब इसको भाग करोगे तो किससे कटेगा? 6 सते 42, कितना होता है? 6 सते 42, तो बचा कितना? एक हो गया 12, 6 6 दूनी 12, कितना आ गया? 6 दूनी 12, तो आ गया 7.2 वोल्ट। कितना आ गया? 7.2 वोल्ट। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं, फिर आप इसको छापिए। हाँ, देखिए आंसर दोनों के दोनों, सब सारे आंसर सही हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। आप इसको नोट करिए। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो, ठीक है, इसमें से कोई भी दिक्कत कहीं पर भी आ रही हो समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और मैं आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार जो आपकी जरूरत होगी मैं उस टाइप का टॉपिक यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखिए। अब आगे क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देंगे। ठीक है, ये क्या है? आपका होमवर्क, आप इसको लगाइएगा, ना समझ में आए तो पूछिएगा, आप कमेंट करिएगा, फिर इसको हम बताएंगे, हम उसको रीड करते हैं। होमवर्क आपका क्या है? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसलिए आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं और स्क्रीन शॉट पर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, देखिएगा। दो संधारित्र जिनकी धारिताएं 4 माइक्रोफैरेड तथा 12 माइक्रोफैरेड, क्या है? दो संधारित्र जिनकी धारिताएं 4 माइक्रोफैरेड तथा 12 माइक्रोफैरेड हैं और 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़े। फिर आगे लिखा है संयोजन की प्रभावी धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र के विभव व आवेश की गणना कीजिए। तो अब ऐसे कुछ पूछ रहा है, एक है 4 माइक्रोफैरेड का और एक है 12 माइक्रोफैरेड का, और 120 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है, 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई। अब पूछ क्या रहे हैं? पूछ रहे हैं तुल्य धारिता। पहले तो इसकी तुल्य धारिता चाहिए, 4 माइक्रोफैरेड और यह है 12 माइक्रोफैरेड। तो 4 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड की तुल्य धारिता निकालोगे तो 12 इसका एलसीएम हो गया, फिर उसके बाद 3 आ जाएगी तुल्य धारिता। इसकी तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी? 3। और फिर इसके बाद पूछ रहे हैं कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश भी चाहिए, तो क्यू बराबर सीधी फार्मूला लगाओगे, वहां से आएगा। फिर इस वाले हर एक संधारित्र, इस पर वोल्टेज बताओ, इस पर वोल्टेज बताओ। तो अभी हम बताए थे जब आवेश यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो बराबर होगा, जितना आवेश निकल के आएगा उतना ही इस पे होगा, उतना ही इस पे होगा।
तो एक फार्मूला लगाओगे C बराबर क्यू बी से B बराबर क्यू अपान सी, तो इसकी धारिता रखोगे तो इस पर वोल्टेज आ जाएगा, इसकी धारिता रखोगे तो इस पर वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। फिर अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बाबू बढ़िया क्वेश्चन है, और अगर क्वेश्चन आ गया तो समझ लो बच्चे फंस जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, अगर कभी टफ पेपर बनता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर कैसा है? 5। चलिए देखिए, लिखा हुआ है समान धारिता के चार संधारित्र, समान धारिता के हैं, प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्या है? समान है। तो समान धारिता के चार संधारित्र, क्या लिखा हुआ है? समान धारिता के चार संधारित्र, चार संधारित्र, चार संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इनके बीच का बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा है। फिर पूछ रहे हैं बिंदुओं ए तथा सी के विभव क्या होंगे। तो हम पहले डायग्राम बना देते हैं, तब आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, समझ में आ जाएगा क्या है। इस टाइप से क्या है, एक बैटरी लगी हुई, इसके बाद चार संधारित्र लगे हुए हैं। इस टाइप से ये बिंदु बी है, और ये वाला ए है, ये वाला सी। इसको काहे से कनेक्ट कर दिया गया है? भू संपर्कित किया गया है। इसको काहे से संपर्कित कर दिया गया है? भू संपर्कित कर दिया गया है, पृथ्वी से जोड़ दिया गया। ठीक है, और 10 वोल्ट की बैटरी जो है इस पे लगी हुई है। आप ध्यान दीजिए, बस आंसर समझ लो, आ गया आपका। समान धारिता के हैं और 10 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अगर ये बिंदु ए है, ये बिंदु सी है, तो वोल्टेज अगर इस पर, इस तार पर यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये दोनों तार किसमें है? समांतर क्रम में है। तो जितना इस वाले बिंदु से इस बिंदु तक वोल्टेज है 10, उतना ही ए और सी के बीच वोल्टेज होगा। इसमें समझने वाली बात ये है, ठीक है, इसमें समझने वाली बात ये है कि जो बिंदु पृथ्वी से कनेक्टेड होता है उसका विभव जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बिंदु बी पर विभव क्या हो जाएगा? बीबी, बीबी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि बिंदु बी क्या है? पृथ्वी से कनेक्टेड है। आप ध्यान रखिए, जो बिंदु, जो बिंदु पृथ्वी से कनेक्टेड होता है उसका मान हमेशा जीरो आता है। जो बिंदु पृथ्वी से कनेक्टेड होता है उसका मान हमेशा जीरो आता है। तो वी बी इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। लेकिन अब इस वाले बिंदु से इस बिंदु पर, मतलब बी और सी, ए और सी के बीच में विभवांतर कितना है? 10, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक के भी 10 होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं विभवांतर बी ए सी जो होगा वो कितना है? 10 वोल्ट। आप बी ए सी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी सी बराबर 10 वोल्ट। क्या है? बराबर 10 वोल्ट है। यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक के पहले वोल्टेज निकालते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज निकालते हैं, और फिर देखते हैं क्या आता है। पहले यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज देखते हैं, वी ए माइनस वी बी बराबर, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो बिंदु, क्योंकि बिंदु बी पृथ्वी से कनेक्टेड है, इसके लिए आसपास वाले जो संधारित्र हैं उनकी धारिताएं क्या होंगी? बराबर होंगी। और जब उनकी धारिताएं बराबर होंगी तो फिर वोल्टेज भी क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज और यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं फिर बताते हैं। क्योंकि क्योंकि बिंदु बी, क्योंकि बिंदु बी, क्योंकि बिंदु बी पृथ्वी से, पृथ्वी से जुड़ा है, अतः, अतः उसके आस पास की, उसके पास वाली, पास वाले संधारित्र, उसके पास, पास वाली, वाले संधारित्र की धारिताएं बराबर होंगी। उसके पास वाले संधारित्र, उसके पास वाले संधारित्र, संधारित्र पर विभव बराबर होगा। क्या बराबर होगा? विभव बराबर होगा, होगा।
क्या होगा बाबू, विभव जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विभव तो होगा बराबर। तो यहाँ से मतलब वी ए, क्योंकि ये जो बिंदु है इसकी धारिता यहाँ पे जुड़ी है, तो ये भी बिंदु भी होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी जो है वो बराबर होगा वी बी माइनस वी सी के। किसके बराबर होगा, वी बी माइनस वी सी के बराबर होगा। तो वी ए तो हमको पता नहीं है, लेकिन वी बी का मान पता है। वी बी का मान कितना है, 0। वी बी का मान कितना है, 0 माइनस वी सी। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब देखो इधर कौन बचा, बी ए में से माइनस 0 घटाओगे तो बचेगा बी ए बराबर, इधर कौन बचेगा, 0, तो ये माइनस का आएगा बी सी, और माइनस वाला इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए प्लस बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 10। कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि बिंदु ए पर विभव और बिंदु बी पर विभव के जो मान है, बिंदु ए पर विभव और बिंदु सी पर विभव, सॉरी बी पर नहीं सी पर, बिंदु ए पर विभव और बिंदु सी पर विभव जो है वो परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में विपरीत है। समझ पा रहे हो कि नहीं, विपरीत प्रकृति के। तो इसका मतलब क्या है, पहली बात विभव है तो विभव सदिश राशि नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि माइनस इसलिए यहाँ पे आया है, इन दोनों को मिलाने पर वोल्टेज 10 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। अगर दोनों प्लस में आ गए तो जब विभवांतर निकालोगे इसके इसके बीच का तो 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए देखिए वी ए बराबर माइनस वी सी आ गया है। मतलब अगर वी ए का मान 5 है तो फिर वी सी का मान -5 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, -5। तभी जब वी ए प्लस वी सी करोगे तो 10 वोल्ट के बराबर आएगा। तो यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे इस पे आरोपित कर रही थी। ठीक है, क्यों, देखो 10 वोल्ट की बैटरी जो है बिंदु ए और बिंदु सी के बीच अपना वोल्टेज प्रदान कर रही है, और बी वाला बिंदु का पहले ही वोल्टेज 0 है, तो सारा का सारा वोल्टेज जो है ए और सी पर ही तो होगा। इसके बीच में तो वोल्टेज है नहीं, क्योंकि बिंदु बी पर तो कोई विभवांतर ही नहीं है, वहां तो विभव ही 0 है। तो यहाँ विभव 0 है, तो इस बैटरी के द्वारा दिया गया टोटल विभवांतर ए और सी पर ही होगा। मतलब ए और सी पर जो विभव है उन दोनों को जोड़ दो तो बैटरी के वोल्टेज के बराबर आना चाहिए, और बराबर तभी आएगा जब एक का मान प्लस में और एक का मान माइनस में लोगे और दोनों को जोड़ दोगे, तब आंसर ऐसे आएगा। देखिएगा, अब हम लिख सकते हैं कि इसलिए इसलिए वी ए बराबर वी ए बराबर प्लस का 5 वोल्ट, और वी सी बराबर -5 वोल्ट, वी सी बराबर -5 वोल्ट होगा। ये आगे आपके आंसर। ठीक है, इस टाइप से वाला क्वेश्चन लगेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, फिर इसको हम रफ कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो न्यूमेरिकल्स वीडियो है समझ में आया होगा, और हमारे द्वारा दिए गए जो वीडियो हैं, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आप लोगों को इसमें कुछ समझ में ना आया हो, कोई प्रकार की क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं सारे कमेंट को पढ़ करके फिर वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर जा करके आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन अवश्य दबाइए, क्योंकि बेल आइकन जब दबाएंगे तभी आप का सबसे पहले हम जब अपलोड करेंगे ना तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर सबसे पहले पहुंचेगा, और आप देखने से वंचित नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उतना ही आप बढ़ोगे। तो हमारा मकसद यही है कि मैं गरीब से गरीब बच्चे को जो है फ्री में फिजिक्स जो है वो अच्छे से अवेलेबल करा दूँ। तो हमारा मकसद जो है सभी तक पहुंचाइएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।